अमीर शांति के घर के बेसमेंट में गरीब परिवार रहता है, जहां खाना बनाती हुई माँ वॉचमैन के कपड़े पहनकर तैयार होती हुई पिता से कहती है, सुनिए जी, बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है। इस बेसमेंट जैसे घर में सगाई करेंगे तो लड़के वाले क्या सोचेंगे? कोई दूसरा घर किराए पर देख लीजिए ना। मालकिन तो आराम से ऊपर रहती है, नीचे इस घर में हमें परेशानी हो रही है। एक तो इतनी उमस है कि पूछो ही मत, ऊपर से बारिश होती है तो घर में पानी जमा हो जाता है, और तो और दीवारें भी झड़ रही हैं। आशा, घर तो मैं देख लूं, पर तुम तो जानती हो ना, अच्छे घर का किराया भी अच्छा होता है। वो तो मालकिन इतनी अच्छी है कि कम दाम पर उन्होंने हमें रहने के लिए अपना नीचे का ये स्टोर रूम दे दिया, और पिछले 15 साल से हम यहीं रह रहे हैं। और मेरी सैलरी केवल 15,000 रुपए है। अब 15,000 में अपनी बेटी की सगाई करूं, घर खर्च चलाऊं, किराया दूं, क्या क्या करूं? माँ, ये घर भी तो ठीक ही है, आप क्यों बदलने की बात करती हैं? पापा, आप काम पर जाओ, हम इसी घर में मेरी सगाई करेंगे। निशा के कहने पर अशोक नौकरी पर चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा अपनी सगाई का इनविटेशन अपनी अमीर दोस्त को देने के लिए सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाती है। शीला, अगले महीने 15 तारीख को मेरी सगाई है, तो सोचा कि सबसे पहले तुम्हें इनविटेशन दूं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले महीने 15 तारीख हमने भी शीला की सगाई रखी है। कितना अच्छा रहेगा, तुम दोनों दोस्त की सगाई एक ही दिन होगी, वो भी एक ही घर में ऊपर नीचे। हाँ, लगता है भगवान भी यही चाहता है कि हम दोनों सहेलियों की सगाई एक साथ एक जगह हो, इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम दोनों अपनी सगाई की शॉपिंग भी एक साथ करेंगे। तो निशा, तुम मेरे साथ चल रही हो ना सगाई की तैयारी करने? हाँ, क्यों नहीं, तुम तैयार होकर नीचे आओ, जब तक मैं भी माँ से इस बारे में बात करती हूँ। नीचे जाकर निशा सारी बात अपनी माँ को बताती है और आशा अपनी बेटी को थोड़े से पैसे देते हुए उससे कहती है, अपनी अमीर सहेली के साथ तो अपनी सगाई की शॉपिंग के लिए तो जा रही है, पर याद से पैसे कम खर्चना, कुछ भी महंगी चीज मत लेना। वो लोग तो बहुत अमीर हैं, महंगे सामान लेंगे, पर तू सोच समझकर हिसाब से ही पैसे खर्चना। मैं तेरे साथ चल लेती, पर अगर मैं गई तो खर्चा और हो जाएगा। कुछ देर बाद निशा अपनी अमीर दोस्त और उसकी माँ के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर एक बड़ी सी दुकान में सगाई की शॉपिंग करने के लिए जाती है। निशा, मैं तो अपनी सगाई पर लहंगा पहन रही हूँ, तुमने क्या सोचा है? मैंने तो साड़ी की सोची है, इसलिए हम किसी छोटी दुकान पर चलते हैं ना, जहाँ मुझे अच्छी सी साड़ी मिल सके। बेटा, सगाई बार बार नहीं होती, इसलिए ज्यादा मत सोचो और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। चलो, अपने लिए भी कोई लहंगा पसंद करो। शांति अपनी बेटी के साथ निशा को भी जबरदस्ती सगाई के लिए लहंगा दिलवाती है। उसके बाद वो लोग लहंगे के अकॉर्डिंग चूड़ी, मेकअप, गहने और सैंडल लेने के लिए जाते हैं। आंटी जी, मुझे तो अपने लहंगे के अकॉर्डिंग ये सैंडल ज्यादा अच्छी लग रही है, पर इस बार पैसे मैं ही दूंगी, वरना माँ बहुत सुनाएंगी मुझे। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर फिर भी तुम्हारी माँ कुछ बोले तो मुझे बताना। शीला और निशा अपनी सगाई की शॉपिंग के घर आता है। माफ करना बहन, सगाई से पहले आपके घर आ गए, पर आप तो इस टूटे फूटे घर में रहकर हमें अपनी गरीबी दिखा रही थी, जबकि कल मेरे बेटे ने खुद देखा है कि कैसे आपकी बेटी अपनी अमीर सहेली के साथ सगाई की शॉपिंग कर रही थी। अब जब आपके पास इतने पैसे हैं कि इतनी बड़ी दुकान से सगाई का सामान ले सके, तो क्या आप लोग हमें दहेज नहीं दे सकते हैं? अर्चना दहेज के लिए आशा को परेशान कर ही रही होती है कि तभी वहां शीला बेसमेंट की सीढ़ियों से उतरकर आ जाती है और लड़के वालों की बात सुनकर उन्हें सुनाना शुरू कर देती है। कैसे बेशर्म लोग हैं आप। आपका बेटा महीने के सिर्फ 20,000 रुपए कमाता है, ना कि 15 लाख, और डिमांड ऐसे कर रहे हैं आप लोग जैसे कि आपका बेटा कोई पुलिस ऑफिसर हो। आंटी जी, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से शादी करने की। क्या गारंटी है कि शादी के बाद हमारी निशा इनके साथ खुश रहेगी? अरे शीला, ये तो क्या कर रही है, सोच समझ कर बोल। मैं बिल्कुल सही और सोच समझकर ही बोल रही हूँ, और आप लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, याद रखना ये बात। मैं तो यहाँ हमारे रिश्ते को बढ़ाने के लिए आया था, दूरियां खत्म करने के लिए आया था, पर निशा, तुम्हारी अमीर दोस्त जितनी ऊपर रहती है उसकी सोच भी उतने ही ऊपर है, इसलिए अब मुझे तुमसे सगाई नहीं करनी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, दोनों बचपन की दोस्त हैं, मैं ऐसे समझाऊंगी। इसके बोलने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। देखो, कृपया रिश्ता मत तोड़ो। आशा लड़कों वालों के सामने हाथ जोड़ती है, पर फिर भी लड़के वाले रिश्ता तोड़कर सीढ़ियों से चढ़कर वहां से चले जाते हैं और आशा का सारा गुस्सा शीला पर उतरता है।
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अमीर लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हो और अपना ये नीचे का बेसमेंट हमें किराए पर देकर तुमने कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। बदले में हम तुम्हें यहाँ रहने का किराया देते हैं। चलती हो तुम मेरी बेटी से, इसलिए तुमने मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया। आशा शीला को खरी खोटी सुना रही होती है कि तभी वहां ऊपर से सीढ़ियों से उतरकर हाथों में मिठाई लिए शांति आती है और आशा की ऐसी बातें सुनकर आशा से कहती है, बस बहुत हो गया आशा बहन, बहुत कर ली तुमने मेरी बेटी की बेइज्जती। अगर मेरी बेटी ने कुछ किया होगा तो तुम्हारी बेटी के भले के लिए ही किया होगा, पर तुम जैसे गरीब लोगों के पास बुद्धि ही नहीं होती है, तभी तो गरीब ही रहते हो सारी जिंदगी। चल बेटा यहाँ से। इन गरीब लोगों को हम अमीरों का एहसान कभी नजर नहीं आने वाला, क्योंकि इनकी नजर में तो हम गंदे होते हैं। उस दिन न सिर्फ निशा का रिश्ता टूटता है बल्कि दोनों सहेलियों की माओं के बीच में खटास भी पैदा हो जाती है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों सहेलियों की दोस्ती नहीं टूटती और एक दिन जब निशा घर के बाहर काम कर रही होती है तो शीला निशा को अकेला देखकर उसके पास आती है। निशा, मेरा दोस्त अर्जुन बहुत अच्छा है, तू हाँ क्यों नहीं कर देती? वो तुझे बहुत पसंद करता है। अगर तेरी उससे शादी हुई तो तुम बहुत खुश रहोगी, और अब तो तेरा रिश्ता भी टूट गया है। तूने अपनी माँ की खुशी के लिए रिश्ते के लिए हाँ किया था। अगर तू अपनी माँ को सच बताएगी तो क्या उन्हें तेरी खुशी नजर नहीं आएगी? पर शीला, मेरी माँ वैसे ही तुझसे नाराज है, और अगर मैंने अर्जुन के बारे में बताया तो कहीं वो मुझसे भी नाराज ना हो जाए। कोई बात नहीं, आंटी मुझसे नाराज है ना, पर जब मेरी वजह से ही उसी दिन हम दोनों सहेली की सगाई एक साथ होगी ऊपर नीचे, तो आंटी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं आज शाम को ही अर्जुन को उसकी फैमिली के साथ घर पर बुला रही हूँ। शीला शाम को अर्जुन को अपने घर बुलाती है और सीढ़ियों से उतार कर निशा के बेसमेंट वाले घर लेकर आती है, जहां आशा उन्हें बिठाती है और अर्जुन अपनी माँ के साथ निशा का हाथ मांगता है। और इतना अच्छा रिश्ता देखकर आशा भी मना नहीं कर पाती और सगाई की वही तारीख तय करती है। अशोक शीला और अपनी बीवी से कहता है, देख रही हो आशा, इसे कहते हैं दोस्ती, और तुम बेकार ही इस बच्ची से नाराज होकर बैठी थी। अब जाकर मालकिन से भी माफी मांग लो, क्योंकि अब दोनों सहेलियों की एक ही दिन सगाई होगी, ऊपर नीचे, और सगाई को ज्यादा समय नहीं रहता, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। आप सही कह रहे हैं शीला, मुझे माफ करना, उस दिन मैंने हद से ज्यादा ही बोल दिया था। आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पहले शीला से माफी मांगती है और फिर ऊपर जाकर शांति से माफी मांगती है। इस तरह दोनों सहेलियों की माओं के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है और वो लोग सगाई की तैयारी करते हैं, जहां एक तरफ शांति अपनी बेटी की सगाई के लिए ऊपर छत पर डेकोरेशन, केटरिंग का काम और बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजती है, तो वहीं गरीब आशा नीचे घर में ही घर की रंगाई पुताई करवाती है और अपने हाथों से घर सजाती है और अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन पर ही सगाई का इनविटेशन देती है। अरे भैया, ये कैसा स्टेज सजाया है तुमने, बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं। आखिर मेरी इकलौती बेटी की सगाई है और कल मेरी बेटी के पिता भी विदेश से आ रहे हैं। ऐसी सजावट देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे भाग्यवान, मैंने दीवारों की पुताई कर दी है, अब जल्दी से घर की सफाई कर लो। 2 दिन बाद हमारी बेटी की सगाई है, कल से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। और राशन का सारा सामान लेकर आई हो या नहीं? अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, सब आ गया है। इस तरह दोनों सहेलियों के ऊपर नीचे घर में सगाई की तैयारियां चलती हैं और सगाई वाले दिन एक एक करके दोनों के घर के मेहमान आ जाते हैं, जहां एक तरफ ऊपर शीला दिवाकर को अंगूठी पहनाती है और लोग उसे महंगे महंगे तोहफे देते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं, तो वहीं नीचे कुछ ही मेहमानों के सामने अर्जुन और निशा एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और निशा को सब गिफ्ट के रूप में आशीर्वाद देते हैं। हमारे घर की पहली बेटी हो तुम जिसकी सगाई हो रही है, वरना हमारे घर में तो सीधा शादी होती है। इस तरह एक ही दिन ऊपर नीचे दोनों सहेलियों की अच्छे से सगाई होती है और वो लोग एक बार फिर से अपने पहले की तरह हंसी खुशी रहते हैं। राधिका बेटी, अपने मायके में तो तुमने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन अपने ससुराल में तुम्हें थोड़ा सा सुख तो मिलेगा। पता नहीं माँ, किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं, वो तो अगले घर जाकर ही पता चलेगा। देख बेटी, तेरी माँ गरीब है इसलिए उसने तेरा ससुराल भी ऐसा ही देखा है, लेकिन तेरा पति अच्छा कमाता है तो सुख से रहेगी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। भले ही गरीब दिन देखे हैं, लेकिन हर दिन आपके साथ गुजारा बहुत ही सुहावना था। इस तरह राधिका अपनी माँ से गले लगाकर अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है। जब वो ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसका ससुराल भी मायके जैसा गरीब ही है। आ जाओ बहू, इसे अपना ही घर समझो, आज से तुम इस घर की बहू हो। राधिका अपनी सास के ये कहने पर गृह प्रवेश के बाद घर के अंदर आ जाती है। बहू, तुझे हमारा गरीब घर कैसा लगा? माँ जी, घर कभी भी गरीब नहीं होता है, वो हमेशा स्वर्ग ही होता है।
राधिका की बात सुनकर गायत्री को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके मन में एक आशंका थी। तब यह अचानक उसका बेटा विशाल आता है और उसने गुस्से में अपनी माँ और पत्नी से कहा, अरे भाई, अब ऐसे ही सारा समय बेकार कर दोगी या बाकी के काम भी करोगी? शादी के चलते घर की क्या हालत हो रखी है, जरा वो भी तो देख लो। हाँ बेटा, अभी करते हैं साफ सफाई अच्छे से। ससुराल के पहले दिन आते ही राधिका गायत्री के साथ काम करवाने लग जाती है। दोनों सास बहू मिलकर घर को अच्छे से संभाल लेती है। इसी के चलते गायत्री अपने बेटे विशाल के पास जाती है और कहती है, बेटा, जितने पैसे तूने दिए थे उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके गुजारा कर लिया, लेकिन अब घर में बहू आ गई है तो घर की जिम्मेदारी भी वही संभालेगी। अब से घर का हिसाब किताब और लेन देन उसी के हाथ रखना। ठीक है, मुझे क्या है, जो मर्जी है वो चलाओ। विशाल ऐसा कहकर राधिका के पास जाने लगता है। इतने में गायत्री अपने मन में सोचती है, बहू के हाथ में पैसा देगा तो थोड़ा ज्यादा ही देगा, माँ के हाथ में पैसा तो कम ही देता है मेरा लाडला बेटा। लेकिन विशाल अपनी माँ के सोचे हुए से भी अलग करता है। जहां वो अपनी माँ को हर महीने 3,000 दिया करता था, वो अपनी पत्नी राधिका को 2,000 रुपए देता है। इतने पैसे में तुम्हें रोजाना का खर्च निकालना है, पूरे 1 महीने का, और हाँ, किसी चीज की कमी न रहे, तभी पता चलेगा कि तुम एक अच्छी घर गृहस्थी समझने वाली औरत हो। राधिका अपने हाथों में 2,000 रुपए देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि 2,000 में तो एक हफ्ता नहीं चल पाता, तो वो 2,000 रुपए में पूरा महीना कैसे चलाएगी। उधर विशाल वहां से चला जाता है, जिसके बाद राधिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब आपके बेटे यानी मेरे पति विशाल इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, इतना अच्छा कमाते हैं, तो फिर घर के ये हालात क्यों हैं? क्यों गरीबों की तरह रहना पड़ रहा है? और सिर्फ 2,000 में घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या बताऊं बहू, पहले मैं कम कमाती थी लेकिन घर अच्छे से चलाती थी। आज बेटा खूब कमाता है लेकिन फिर भी घर चलता नहीं, क्योंकि 2 या 3 हजार से घर नहीं चलते, और ये बात मेरे बेटे को कभी समझ ही नहीं आई। अपनी सास की बात को सुनने के बाद अब राधिका के पास 2,000 रुपए में घर चलाने के अलावा कुछ नहीं बचता। वो बहुत सोच समझकर घर चलाती है, लेकिन इसी के चलते वो रोजाना थोड़ी सी हरी सब्जी में ज्यादा पानी मिलाकर सबको पूरा करने लगती है। जैसे दाल में ज्यादा पानी, आलू मटर की सब्जी में पानी, और भी ज्यादातर सब्जियों में वो पानी ही मिलाती है। एक आलू में भी मुझे 2 लोटा पानी डालना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी के अंदर कमजोरी आ जाएगी, कोई ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। राधिका जैसा सोच रही थी वैसा ही हो रहा था। राधिका भी कमजोर हो रही थी और उसकी सास गायत्री भी। बहू, आज तो फिर से पानी ही पानी दिख रहा है सब्जी में। माँ जी, अगर ऐसे ही 2,000 रुपए महीना चलाने को मिलेंगे तो सब्जी में पानी ही मिलेगा। यहाँ दोनों सास बहू घर खर्चे से परेशान थी, तो उधर विशाल अपने ऑफिस में दूसरे की तरक्की देखकर जलने लगा था। कांग्रेचुलेशंस विवेक, तुमने तो बॉस को अपनी उंगलियों पर नचा लिया, लेकिन तुमने ऐसा भी क्या जादू चलाया जो तुम्हारी पोस्ट बढ़ गई? अरे बॉस के आगे पीछे तो मैं भी घूमता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी तो पोजीशन कभी नहीं बढ़ाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपनी नई बहू के हाथों का खाना बॉस को खिलाया, वो भी उनकी पसंद का खाना। वैसे हमारे बॉस बहुत अमीर हैं, लेकिन उन्हें सब्जी पूरी बहुत स्वादिष्ट लगती है। बस फिर क्या था, 2-1 मीटिंग और उसके बाद पोजीशन हासिल कर ली। एकदम शॉर्टकट रास्ता था। ये सुनकर विशाल अपने मन में सोचने लगा, अरे बॉस की चापलूसी तो मैं भी करता हूँ, लेकिन आज तक इतनी मेहरबानी तो मेरे ऊपर कभी नहीं हुई जिस तरह विवेक ने बॉस को अपने घर पर डिनर पर बुलाया। अब मैं भी बुलाऊंगा, आखिर मुझे भी तो तरक्की हासिल करनी है। विशाल अपने बॉस के ऑफिस में जाता है और उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद वो घर आकर अपनी माँ और अपनी पत्नी को 5,000 रुपए अच्छा खाना बनाने के लिए देता है, स्पेशली पूरी और सब्जी बनाने के लिए। आज के खाने में बढ़िया सी सब्जी और पूरियां बनाना, मेरे बॉस आने वाले हैं, मैं उनको खुश करना चाहता हूँ। पैसे लेने के बाद राधिका और गायत्री दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखती हैं और विशाल से पैसे ले लेती हैं। जिसके बाद शाम के वक्त विशाल का बॉस घर पर डिनर करने आता है। सर आप आ गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम जैसे गरीब लोगों के घर आ पाएंगे। आज आपने मेरा गरीब घर महल बना दिया अपने कदमों से। अरे नहीं विशाल, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम मेरे लिए इतना सोच रहे हो। वैसे तुम बहुत अच्छे लड़के हो। शेखर घर में आकर बैठ जाता है। विशाल अपनी पत्नी और माँ से चाय नाश्ता बनाने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर में दूध कम पानी वाली चाय लाकर राधिका शेखर को देती है। शेखर चाय की शक्ल देखते ही उसे साइड में रख देता है। दरअसल मैं चाय पीना थोड़ा कम कर दिया है, तो चाय पीने का मेरा मन नहीं है। अरे कोई बात नहीं सर, आप अभी रुकिए, मैं खाना मंगवा देता हूँ। जाओ राधिका, सर के लिए जो सब्जी और पूरियां बनाई हैं वो लेकर आओ।
विशाल के ऐसा कहने पर राधिका रसोई में जाती है और सब्जी और पूड़ियां परोस कर लाती है। लेकिन खाना देखकर शेखर को बहुत हैरानी होती है और सबसे ज्यादा हैरानी होती है पूड़ियां देखकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पूड़ियां हैं या कुछ और, क्योंकि पूड़ियां तो ऐसी नहीं होती। पूड़ियां तो तेल में तली जाती हैं और ये सब्जी में पानी अलग दिख रहा है और सब्जियां अलग। ये कैसा वाहियात मजाक है मेरे साथ? आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। दरअसल हमारे घर में तेल खत्म हो गया था, इसलिए हमें पानी की पूरियां बनानी पड़ी। पानी की भी कोई पूरियां होती हैं? और अगर खाना खिलाना ही नहीं था तो इतना बड़ा मजाक करने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे बहुत अपसेट हूं विशाल। ये सुनते ही विशाल को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी पत्नी और मां से कहता है, जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तो फिर तुम पूरा सामान क्यों नहीं लेकर आई? आखिरकार तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब जब पैसे भी मैंने दे दिए थे। तुमने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे तो राशन में ही खत्म हो गए, लेकिन जो जरूरी सामान वो आया ही नहीं है। वैसे तो तुम्हें महीना चलाने के लिए सिर्फ 2000 रुपए देते हो घर में, लेकिन आज तुम्हारे ऑफिस से सर आए हैं तो तुमने पूरे 5000 रुपए दिए हैं सिर्फ एक दिन का खाना बनाने के लिए। हम बेचारी किस तरह 2000 में पूरा महीना गुजारा करती हैं, कभी सोचा है इस बारे में? सोचना क्या है, आप घर की गृहस्थी चलाने में पहले से ही एक्सपर्ट होती हो और कंजूसी करके बहुत अच्छे से घर चला लेती हो, इतना ही काफी है। यह सुनते ही शेखर को बहुत अफसोस होता है और वो विशाल से कहता है, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो आधी से भी ज्यादा तनख्वाह अपने घर पर देनी चाहिए, जिससे घर की औरत घर का ठीक से काम चला सके, घर की परेशानियों को दूर कर सके। मैंने तो तुम्हें बहुत काबिल समझा, लेकिन तुम तो उतने ही ना समझ निकले। शेखर की आवाज सुनकर विशाल का मुंह लटक जाता है। आप सभी ने बिल्कुल सही कहा, मेरी कंजूसी की वजह से मेरे परिवार को परेशानी भी हो रही है। तुम दोनों मुझे माफ कर देना। और मैंने इतने प्यार से आपको यहाँ बुलाया और आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया। सर, इसके लिए भी मुझे माफ कर देना। तुम्हें समझ आ गई मेरी बात, इतना ही काफी है। चलो मैं घर चलता हूं। शेखर इतना कहकर घर के लिए निकलने ही वाला था कि तभी राधिका उन्हें रोक लेती है। सर जरा रुक जाइए, ये तो बस मेरे पति को सबक सिखाने के लिए ही था। हमने पहले से ही आप लोगों के लिए खाने में गर्मा गर्म पूरियां तैयार करके रखी हैं और बहुत स्वादिष्ट सब्जी भी बनाई है। आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको खाना खाकर ही जाना होगा। ये सुनते शेखर खाने की टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में राधिका और गायत्री मिलकर उसे स्वादिष्ट भोजन परोसती हैं, जिसे खाकर शेखर को बहुत खुशी मिलती है और वो खाना खाकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। माँ राधिका, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। अपने ही घमंड और कंजूसी के चलते मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन आज के बाद ऐसी परेशानी कभी नहीं होगी। मैं हर महीने अपनी सैलरी का 70% इस घर में दूंगा, ये मेरा वादा है। विशाल पहले से घमंडी था, लेकिन अब उसका घमंड खत्म हो चुका था और इसी के चलते उसने जो पैसे जोड़े थे उन पैसों से वो अपने मकान की अच्छी मरम्मत करवाता है और अब से वो अपनी तनख्वाह का 70% अपनी पत्नी और मां को देता है और इसी के चलते वो घर भी चलाती हैं और पैसा भी जोड़ती हैं।